गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू SDGIC ग्रुप्स। आज हम पढ़ेंगे भूगोल और सीखेंगे हरित क्रांति के बारे में, जो कि एक प्रसिद्ध क्रांति है। हरित क्रांति, जैसा कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि हरित मतलब हरा और क्रांति का मतलब तो क्रांति। तो हरी क्रांति यानी कि ये हमारे कृषि से संबंधित है, और जो कृषि होती है हमारी वो हरी कलर की होती है, इसलिए इसको हम हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति क्या है, इसके प्रभावों को लिखिए। इस प्रश्न का उत्तर आज हम हल करेंगे। तो उत्तर हम देखते हैं। वर्ष 1966 से 1967 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। मतलब कि इस समय जो कृषि के जो क्षेत्र में बहुत सारे नए तरीक़ों से उत्पादन किया जाने लगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्नत किस्म के बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में तीव्र गति से वृद्धि करना था। मतलब कि अच्छे किस्म के बीज होने चाहिए, खाद अच्छी होनी चाहिए, सिंचाई की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए तथा आधुनिक यंत्र, मतलब बहुत तरह से जो मशीन से या नए नए बहुत सारे यंत्र बने, जिनसे कि जो उपज है वो बहुत तेज़ी से होने लगी और कृषि जो है वो कार्य अच्छी तरह से और आगे बढ़ने लगा। इसे ही हरित क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति कहते हैं कि नए नए किस्म के बीज, अच्छी उपज देने वाले बीज, खाद, सिंचाई और जो भी यंत्र थे उनके उपयोग से जो कृषि की जाती थी, जिससे कि जो कृषि की उपज थी, मतलब जो उत्पादन था वो बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा था। इसे को ही हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। ये व्यक्ति थे, इनको जो है इसका जनक यानी कि जिन्होंने इसकी शुरुआत की या फाउंडर थे जो भी हरित क्रांति के, उनका नाम था डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब हम पढ़ते हैं इसके प्रभाव के बारे में, यानी कि हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में। हरित क्रांति के प्रभाव स्वरूप अधिक उपज के लिए सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग होने लगा। यह तो अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि बहुत अच्छे किस्म के बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। पहला पॉइंट है इसमें, रासायनिक खादों जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया सुपर फॉस्फेट, पोटेशियम सल्फेट, डाई अमोनियम फॉस्फेट तथा पोटेशियम नाइट्रेट का विकास व उपयोग किया गया। ये जो रासायनिक खादें थीं, इन सब का नाम जो मैंने बताया, जैसे अमोनियम सल्फेट, यूरिया सुपर फॉस्फेट, इन सब खादों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि जो उपज थी वो ज़्यादा होने लगी। जैविक खाद का उत्पादन बढ़ाना, जैसे कंपोस्ट की खाद, जैविक खाद भी डाली जाने लगी खेतों में, जैसे कि कंपोस्ट की खाद, हरी खाद, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती है। उसमें कोई भी केमिकल नहीं होते हैं जैविक खाद में। नीम की खली की खाद, ये सब जो खाद हैं, इसमें ये जो है बिना केमिकल के खाद बनी होती हैं, जिससे कि मिट्टी भी अच्छी होती है और जो कृषि में हम उत्पाद करते हैं और उत्पादन भी अच्छा होता है और उत्पादन बढ़ता भी है। जो इसमें तीसरा पॉइंट है, रासायनिक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करना। आपने देखा होगा अक्सर कि जो हमारी खेती में कीड़े लग जाते हैं फसलों में, तो उनके लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाने लगा। चौथा पॉइंट है, कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर, थ्रेशर आदि का प्रयोग करना। कृषि यंत्र, ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, इन सब का जो यंत्रों का प्रयोग, इन सब मशीनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिससे कि हमारी कृषि जल्दी होने लगी। उत्पादन भी जब तेज़ी से होगा तो इन सब मशीनों का भी प्रयोग किया जाने लगा। फसलों की सिंचाई के लिए नलकूप, नहरों तथा तालाब आदि बनाने का कार्य किया गया।
हरित क्रांति में क्या किया गया, फसलों की सिंचाई के लिए कि उसमें मतलब पानी की कमी ना हो फसलों में, तो उसके लिए नलकूप, नहर और तालाब ये सब बनाए गए, जिससे कि सिंचाई भी अच्छी तरह से होने लगी। इसी को ही हम हरित क्रांति कहते हैं। और हरित क्रांति के ये सारे प्रभाव हमने आपको आज बताए कि उसमें उन्नत बीजों का प्रयोग किया जाने लगा, रासायनिक खाद का प्रयोग किया जाता था, जैविक खाद का प्रयोग किया जाता था, और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता था, यंत्रों का प्रयोग किया जाता था, और उनकी अच्छे से सिंचाई करने के लिए भी तालाब, कुआं, नहर ये सब से बनने लगे, और इन सब से सिंचाई सुचारू रूप से की जाने लगी। अब हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लीजिएगा, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर दूँ।